नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है आज। ऐसे में राज्यसभा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। सभापति राधाकृष्ण का पहला दिन। पीएम ने सीपी राधाकृष्ण को लेकर कहा कि उनका पहला दिन है। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। सभापति हमेशा समाज से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सीपी राधाकृष्ण ने खुद अपनी पहचान बनाई है। तो आज शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। आज से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, पहला दिन। और ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्ण जो कई राज्यों के राज्यपाल रहे, झारखंड में आदिवासी समाज को समझते हैं, और इसके साथ ही साथ सीपी राधाकृष्ण का स्वागत करते हुए बधाई दी है सभापति के तौर पर। शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। तो आज 14 संभावित विधेयक आज से शुरू होने जा रहे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कौन कौन से ये विधेयक हैं आपको दिखा भी रही हैं। जनविश्वास प्रावधानों का संशोधन करके इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा ये जो 19 दिन का सत्र है, इसमें और भी महत्वपूर्ण विधेयक है। इन विधेयकों में कौन से विधेयक पास किए जाने हैं इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन चर्चाएं जिन विधेयकों पर होंगी वो ये विधेयक हो सकते हैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा जो अगला विधेयक है, संभावित विधेयक, हम बता रहे हैं आपको कि ये विधेयक हो सकते हैं मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, जो एक ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। इसीलिए इस विधेयक को इस बार शीतकालीन सत्र में लगाया गया है। निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2025, ये 14 संभावित विधेयकों में से एक विधेयक ये भी है जिसे सदन के पटल पर रखा जाना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 2025, इसे भी हो सकता है कि सदन के पटल पर रखकर चर्चा की जाए और इसे मंजूरी मिल जाए सदन से। इसके साथ ही साथ आज से जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो जो अगला विधेयक है इन संभावित विधेयकों में, उस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन विधेयकों को लेकर अपनी अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। तो संभावित ये विधेयक जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 2025 भी शामिल है, इसको भी लगाया गया है। मंत्रियों की तरफ से ये विधेयक रखा गया है कि इस विधेयक पर भी चर्चा होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, 14 संभावित विधेयकों में से ये विधेयक भी है परमाणु ऊर्जा को लेकर, यानी कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए ये विधेयक होगा। कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 को भी सदन में लगाया गया कि इस पर भी आज से चर्चा शुरू हो जाएगी और इसे भी सदन के पटल पर रखा जाना है। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामित किया गया है कि इनको भी सदन के पटल पर रखा जाना है। इन विधेयकों पर चर्चा होनी है। तो ये वो तमाम संभावित विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाने हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तो फिलहाल इस वक्त देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं उनके रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। और आज जब पहला दिन था पार्लियामेंट सेशन का, तो उसके बाद ये तमाम रिएक्शंस जो हैं वो मंत्रियों के आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि यहां पर डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर विपक्ष इस वक्त नाराजगी जाहिर कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने ये पूछा कि ड्रामेबाजी की डिलीवरी कौन करता है। तो इस वक्त एक बार फिर से देखिए पहला दिन है जहां सदन के अंदर हंगामा
देखा जा रहा है, तो वहीं सदन के बाहर भी हंगामे के सुर सुनाई दे रहे हैं। और आज जब कार्यवाही शुरू हुई है दोनों ही सदनों की, तो देख रहा यही है कि किस तरह से पहला दिन चलता है, क्योंकि पहले दिन से ही पता चल जाता है कि विपक्ष ने इस बार किस तरह की रणनीति सेट की है, क्या तैयारियां विपक्ष की तरफ से है। हालांकि एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को सदन के बाहर भी घेरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब सदन के अंदर भी ये गूंज सुनाई देगी। तो 14 संभावित विधेयक जो पेश किए जाने हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से विधेयक है, जिसमें सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर विधेयक होगा, मणिपुर वस्तु कर को लेकर भी यहां पर विधेयक सदन के पटल पर रखा जाना है, जिस पर विचार किया जाएगा, चर्चा सदन में होगी। तो 19 दिन का ये शीतकालीन सत्र है, इस बार ये छोटा सत्र आयोजित किया गया। इससे पहले मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया था, एक बार फिर से विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ सदन में पहुंच रहा है। फिलहाल तमाम जो रिएक्शंस आए हैं वो भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाए गए नेशनल हेराल्ड को खुलेआम लूटा गया है, डकैती डाली गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, चोर मचाए शोर, 50 लाख में 90 करोड़ का कर्जा माफ कर संपत्तियां हथियाना, एक पूरी साजिश के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे पे कब्जा करना, देश इसे भूल नहीं सकता। कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेराल्ड की लूट का जवाब दें, सच बताएं। दाल में काला नहीं, कांग्रेस की पूरी दाल काली है। देश के सर्वोच्च न्यायालय माना है कि धोखाधड़ी जालसाजी का केस है और ट्रायल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फेस कर। ये विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, अरे हरियाणा में कौन सा एसआईआर था, दिल्ली चुनाव को पहले कौन सा एसआईआर था, 12 प्रदेशों में एसआईआर का काम हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का लेकर इतना हमला क्यों? जो लोग आज एसआईआर का बातें उठा रहे हैं उसको ये समझना चाहिए ये एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और एसआईआर होके रहेगा। एसआईआर के बारे में अगर कुछ बोलना है तो गणेश कुमार जी का पास पश्चिम उत्तर प्रदेश का नोटिस दिया, कितना गंभीर विषय है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि 700 किलोमीटर जाना पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को हाई कोर्ट के लिए। 700 किलोमीटर, हमारे यहाँ से पाकिस्तान की सीमा भी 700 किलोमीटर नहीं है और हमें हाई कोर्ट के लिए 700 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। नहीं लेंगे नोटिस, वही लेंगे जो इनकी मर्जी में आएगा। ये क्या बात होगी? एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, सदन में ही चर्चा होगी ना, प्रधानमंत्री तो करें ना, तो करें ना। नहीं, हाँ तो उनके वो टिप्स तो लेने को तैयार है, लेकिन जिस टिप्स पे वो चुनाव जीत रहे हैं उस टिप्स को हमारे नेता तो नहीं मानने को तैयार है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, हम तो बेईमानी का रास्ता कभी नहीं चुनेंगे, हम तो ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। अब क्या करेंगे? विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर इस वक्त जो चल रहा है वो लोकतंत्र को बचाने का है। एसआईआर के ऊपर चर्चा कर लीजिए। आप दिल्ली के अंदर सांस लेना दूभर हो गया, उस पर चर्चा कर लीजिए। आप तो करने को देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, सदन का पहला दिन है। सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार सदन को चलाने की नियत से और विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर की नियत से सदन के भीतर आए, क्योंकि विंटर सेशन पहली बार इतना छोटा कर दिया गया, लगभग 19 दिन का है। अगर वीकेंड देखें तो सिर्फ मात्र 15 दिन मिलते हैं, जबकि मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये पॉल्यूशन हमारा मुद्दा है, दूसरा तो चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ वो मुद्दा है, तीसरा विदेश नीति फेलियर मुद्दा है। ऐसा किया, इस बार भी किया, पीएम ने भी कहा है कि बातचीत करें न कि ड्रामेबाजी। अभी आपने एक बहुत सुंदर शब्द बोला, पिछले सेशन में भी एसआईआर को लेकर अपने पूरा सेशन को वॉश आउट किया और इसका परिणाम बिहार में इनको वॉश आउट कर दिया जनता ने। जितना एसआईआर करके उतना ही जनता उनको साफ करते रहेगा, क्योंकि एसआईआर हमारा काम नहीं है। एसआईआर का कोई मंत्री होता नहीं। एसआईआर ये इलेक्शन कमीशन का शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है, वो इंस्टीट्यूशनल किया गया है और इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? मरा हुआ आदमी को वोट देना ये डेमोक्रेसी है। रोहिंग्या के वोट देगा ये डेमोक्रेसी है। हमको वोट देने देगा अमेरिका का जाके एक वोट, हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके एक वोट देने देगा?
और हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी घुस जाए, आके वोट करे, हमारे खाना ले, हमारे यहाँ रहे, ये कैसे आप और मैं मान सकता हूँ? जिसका जन्म इस देश में हुआ, जन्म जाति है, वो रहेगा, ये कोई नहीं मना कर रहा। और एसआईआर कोई मंत्रालय का सब्जेक्ट नहीं है, पीएम का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिकॉज ऑफ द यू पीपल गो टू डिस्कस विद इलेक्शन कमीशन, व्हाई यू डिस्टर्बिंग इन पार्लियामेंट? विपक्ष कह रहा है कि तमाम सारे क्षेत्रों में लोगों के नाम काट करके बीजेपी नाम अपने ऐड करवा करके चुनाव जीत रही है, धांधली कर रही है। आप देखो ना, इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा का डिस्कशन कर रहा है, उनको मालूम ही नहीं बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो उनके नेता लोग भूल ही जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो वो इरेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। तो इसलिए इन ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचना, समय व्यतीत करना है, जनता के है, वही हमारा काम है। और मैं लोकसभा का एमपी भी हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बारे में सोचूं, डेवलपमेंट के बारे में सोचूं, और संगठन ने मुझे बंगाल में काम करने का मौका दिया, मैं वहाँ काम करूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। इनके बारे में जितना कम सोचूं, आपका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, देश का भी अच्छा है। बंगाल में भी चुनाव है, ममता बनर्जी कह रहे हैं एसआईआर यहाँ पे अगर होता है, लोगों के नाम काटे जाते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। और तो उन्होंने बोला था एसआईआर हम करने नहीं देंगे, हम रहते होने ही नहीं देंगे। 82% एसआईआर हो चुका है, पूछो जाकर उनको, बोले भूत ने किया है क्या? सबसे ज़्यादा एसआईआर स्पीड में उन्हीं के स्टेट में हो रहा है, 12 स्टेट में हो रहा है, सबसे हाईएस्ट। आप डेटा निकाल के देख लो, अभी देखो कितना हुआ। तो इसीलिए वो जो करता है, क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं, सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलेगी। जैसे समय के साथ दोपहर होता है, मॉर्निंग होता है, ऐसा ना, तो ऐसा उनका दिक परिवर्तन होता है। सुबह एक मॉर्निंग के समय एक होगा, सुप्रभात में होगा, उसके बाद लंच के समय एक तरह का मूड होता है उनका, उसके बाद इवनिंग के समय एक होता है, नाइट के समय होता है। तो कब उनके मूड के हिसाब से बोलते हैं। कभी कभी वो खुद इलेक्शन कमीशन बनता है, कभी कभी जर्नलिस्ट आपके जैसा बनता है, कभी मीडिया हाउस बन जाती है, कभी डॉक्टर बन जाती है। अब भाई इनको तो भाई हम तो विप्लव देव साधारण कार्यकर्ता है, हम बीजेपी के एमपी है, बस इतना मेरा परिचय है, जो काम देता है वो मैं करता हूँ। अब उनका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कब कौन सा रूप ले ले वो कह ही नहीं सकते। तो आप लोग भी सावधान से रहिए, कब कौन सा रूप धारण करेंगे, और इसका कोई ठिकाना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। विनाश काल में विपरीत बुद्धि। आखिरी सवाल है, वंदे भारत को लेकर 10 घंटा चर्चा के लिए हाँ जी, रखा गया है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है। देश के हमारे, हम भारत माता की जय बोलते हैं, जिसको भारत माता की जय बोलना अच्छा नहीं लगता, वंदे मातरम बोलना अच्छा नहीं लगता है, दश प्रहरणी लाइन बोलना नहीं अच्छा लगता है, वो लोगों को देश का रहने का अधिकार भी नहीं है। देश के इस गाने को, ये शब्द पंत, इस गाने को गाते हुए खुदीराम बोसु ने जान दे दिया। विनय बादल दिनेश ने फांसी में झूल गया, उन्हीं के कारण से आज देश स्वाधीन हुई है। और वो गाना गाने में जिनको दिक्कत है उनको पाकिस्तान। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सदन में कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उसको लेकर विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही एडजर्न हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। और जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, क्योंकि 12 बजे भी स्थगित हुई थी और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई एक बार फिर से हो हल्ला विपक्ष का देखने को मिला, जिसकी वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बार सदन में हंगामा कर रहा था, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। तो आज पहला दिन, पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से साफ ये दिख रहा है कि हंगामा जमकर किया जा रहा है। हंगामे की रणनीति विपक्ष ने बनाई है और पहले ही कल से लेकर आज तक, जब आज सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को कहा था कि अपनी बात सभी रखे, सकारात्मक तौर पर रखे। कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि हम विपक्ष को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का मेकिंग इट मोर इंक्लूडिंग पीपल. And we've seen proof that, many names have been deleted and many names which have no right to be in the electoral rolls in India have been included. And the Election Commission has not responded at all to this. And this is not a fair process to the people of this country. So the opposition is opposing it. The DMK also, we've gone to the Supreme Court saying that this has to be stopped. And we want a discussion in Parliament. So I hope the government concedes and allows
और राज्यसभा में हंगामे पर जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आ गया है कि हार की वजह से विपक्ष को तकलीफ हो रही है। बिहार महाराष्ट्र की हार से तकलीफ में है विपक्ष। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा है कि हार की वजह से विपक्ष को तकलीफ हो रही है। बिहार महाराष्ट्र की हार से विपक्ष इस वक्त तकलीफ में है और अगर कोई तकलीफ में है तो उसे डॉक्टर के सामने अपनी तकलीफ बोलनी चाहिए। जेपी नड्डा ने आज सदन के अंदर कहा है विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कहना है कि विपक्ष अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा है और लगातार एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। इसी को लेकर आज जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सदन में कहा कि तकलीफ है तो डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा का ये बड़ा स्टेटमेंट कि हार की वजह से विपक्ष को तकलीफ हो रही है। विपक्ष ये पचा नहीं पा रहा कि उसे बिहार और महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी है। बिहार महाराष्ट्र में जो विपक्ष हार गया है वो तकलीफ डॉक्टर के सामने रखे। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है और अब ऐसे में विपक्ष को ये तकलीफ है। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन को सीटें मिली है, 35 सीटों पर सिमट गई महागठबंधन, उसके बाद लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। कई विपक्षी पार्टियां ये कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से वोटर जो है वो काटे गए हैं, फर्जी वोट का आरोप लगाया गया और ये एक बार फिर से सदन के पटल पर मसला आया है। और जाहिर तौर पर पहले ही ये स्पष्ट था कि विपक्ष एसआईआर मामले को लेकर सदन में घमासान मचाते हुए दिखाई देगा और आज भी पहला दिन था तो हुआ भी यही। इसी को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि तकलीफ हो रही है विपक्ष को, वो हार की वजह से तकलीफ में है और इस तकलीफ को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसीलिए तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो एक तरह से कटाक्ष भी किया है, निशाना भी विपक्ष पर जेपी नड्डा ने साधा है। तो आज शीतकालीन सत्र और संसद भवन में राहुल गांधी की बैठक खत्म हो गई है। खबर इस वक्त मिल रही है कि कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक हुई। बैठक में कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से कर्नाटक में कुर्सी को लेकर लड़ाई देखी जा रही थी कि 2.5 साल बाद कौन होगा अगला मुख्यमंत्री या फिर वही कंटिन्यू मुख्यमंत्री करेंगे, इसको लेकर दिल्ली में भी बैठकें हुई थी। डीके शिव कुमार के समर्थक आए थे, फिर सिद्धारमैया डीके शिव कुमार आए। उसके बाद उन्होंने कहा जो फैसला आलाकमान का होगा वो कर्नाटक में सरकार को स्वीकार है। तो हो सकता है कि इस मसले पर भी चर्चा की गई होगी कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो रोटेशन चीफ मिनिस्टर है वो फॉर्मूला लाया जाए या फिर सरकार बरकरार रहे। फिलहाल संसद भवन में ये बैठक हुई है और दूसरी बड़ी बात कि इस बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा की गई होगी कि विपक्ष किस तरह से अपनी बात सदन के पटल पर रखेगा, कौन कौन से मुद्दे हैं उसे सदन में रखा जाना है, इसको लेकर ये बातचीत हुई होगी। फिलहाल संसद भवन में राहुल गांधी की जो बैठक थी, रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद थे, कर्नाटक के प्रभारी हैं, उनके साथ ये बैठक खत्म हो गई है। तो संसद भवन में राहुल गांधी की जो बैठक शुरू हुई थी आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन, ये बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही साथ कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद थे। कर्नाटक में इन दिनों जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, हालांकि दोनों ही नेताओं की तरफ से स्पष्ट यही कहा जा रहा है कि जो आलाकमान फैसला लेगा वो स्वीकार है। तो अब आलाकमान इस वक्त उसे तय करना है कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार होनी चाहिए।
इसी पूरे मामले को लेकर आज ये मंथन किया गया है, ये बैठक की गई है। देखना यही है कि कर्नाटक में जो तस्वीर उभर कर आई है सीएम को लेकर, वो तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। हालांकि कर्नाटक के जो नेता हैं सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, इन्होंने गेंद जो है हाईकमान के पाले में फेंक दी है। उधर दिल्ली के साकेत कोर्ट में जवाद सिद्दीकी पेश हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की पेशी, ईडी ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अल फलाह का जो चेयरमैन जवाद सिद्दीकी विदेशी फंडिंग के मामले में और यहां से आतंकी मॉड्यूल को आगे चलाने में जो आरोप लगा था, ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में जवाद सिद्दीकी की पेशी हुई है और अब देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या 14 दिन की जुडिशली जो कस्टडी है वो मिलेगी या फिर ये दिन घट सकते हैं। फिलहाल ईडी जवाद से पूछताछ के लिए ही उसे कोर्ट में पेश किया गया ताकि कोर्ट की तरफ से समय मिले जवाद से पूछताछ करने के लिए। अल फलाह का ये संस्थापक है जवाद सिद्दीकी, विदेशी फंडिंग के मामले में आरोपी पाया गया। इसके पास से लैपटॉप और जो मोबाइल फोन बरामद हुए, उससे पता चला कि विदेशी फंडिंग इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच रही थी। इसके साथ ही साथ कुछ आतंकियों के साथ भी जवाद का कनेक्शन रहा है। ये आरोप जवाद सिद्दीकी पर लगा, जिसके बाद अल फलाह के चेयरमैन की आज साकेत कोर्ट में पेशी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। संसद के शीतकालीन सत्र पर पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष सारा गुस्सा सदन में आकर उतारता है। ड्रामा करने के लिए बहुत लोग हैं, वो करते रहेंगे। नेगेटिविटी को मर्यादा में रखें। संसद का शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। सत्र में 14 बिल होंगे पेश। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर हमलावर। संसद भवन में राहुल गांधी की बड़ी बैठक। कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ बैठक में कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग ने वोट डालने का अधिकार छीना, ये अखिलेश यादव ने कहा। अधिकार छीन लेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बीएलओ को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। एसआईआर के दौरान वोट काटे जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा अगर लोगों से वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने वोट डालने का अधिकार छीना है, ये अखिलेश यादव ने कहा। अधिकार छीन लेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा। बीएलओ को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर की आड़ में वोट काटे जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर वोट कास्ट लोग नहीं कर पाएंगे, वोट का अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, यह भी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा।
अधिकार छीन लेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, ऐसे सवाल अखिलेश यादव ने एक बार फिर से खड़े किए हैं। चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि बीएलओ को बहुत परेशानी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बीएलओ दबाव में काम कर रही हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। यूपी में कई जगहों से खबरें सामने आई थी जहां बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा गया है कि काम के प्रेशर के चलते उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने वोट का अधिकार छीन लिया है, अधिकार छीन लेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। और लखनऊ से बड़ी जानकारी है, डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एटीएस की टीम पहुंची है। टीम ने पिता और बड़े भाई से पूछताछ की है। घर में कई घंटों तक एनआईए की कार्रवाई चली है। पहले भी 11 नवंबर को ये छापेमारी हुई थी। बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एटीएस की टीम पहुंची है। टीम ने पिता और शाहीन के बड़े भाई से पूछताछ की है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एक्शन, घर में कई घंटों तक एनआईए की टीम की ये कार्रवाई चली है। छापेमार कार्रवाई अलग अलग जगहों पर की जा रही है। अब लखनऊ पहुंची है, डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची है एनआईए की टीम। बड़े भाई से और पिता से पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एटीएस की टीम पहुंची है। तो जम्मू कश्मीर टू यूपी 8 जगह छापेमारी की जा रही है और अब लखनऊ एटीएस की टीम पहुंची। जम्मू कश्मीर की पुलिस एटीएस के साथ है और घर में कई घंटों तक एनआईए की यह कार्रवाई चली है। एनआईए ने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले 11 नवंबर को छापेमारी हुई थी। लखनऊ से खबर है, डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची है एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एटीएस टीम पहुंची है। टीम ने पिता और बड़े भाई से अहम पूछताछ की है। घर में कई घंटों तक एनआईए की कार्रवाई चली है। दिल्ली बम ब्लास्ट की शुरुआती जांच यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और जम्मू कश्मीर के बाद अब एनआईए कर रही है। इसकी पूरी जांच एनआईए की टीम कर रही है और आज एनआईए की टीम ने लखनऊ के खंडारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी करी है। डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम आई थी और कुछ देर उनके पिता से पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद एनआईए की टीम यहां से निकल गई है। बताया ये भी जा रहा है कि एनआईए की टीम इससे पहले मड़ियाओं में शाहीन के भाई के घर में भी छापेमारी कर चुकी है। एनआईए इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है क्योंकि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से पूछताछ में इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले हैं, यूपी में रहते हैं, कोई नर्सिंग कॉलेज में है तो कोई डॉक्टर है। ऐसे लोगों की पड़ताल के लिए एनआईए की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एनआईए की टीम आई, उसने जो संबंधित दस्तावेज थे उनको खंगाला, शाहीन के पिता से पूछताछ करी और टीम यहाँ से वापस गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किए जाने का मामला सामने आया है जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं जिसमें आरोपी हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है। जांच में पता चला है कि आईडी अखिलेश प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित है। आरोपी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ तस्वीरें साझा कर भ्रामक दावे करता है। हथियारों का खुला प्रदर्शन और भ्रामक दावे सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
और वहीं लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में दबंग भूमाफियाओं ने दिल्ली में तैनात फौजी की जमीन पर कब्जा कर लिया। एचएनएन की टीम ने मामले की जांच की और पीड़ित से संपर्क कर पूरी घटना की सच्चाई सामने लाई। वीडियो में फौजी ने बताया कि पुलिस संरक्षण में भूमाफिया उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि वो देश की रक्षा में तैनात है। पीड़ित का कहना है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आरोपियों में इरफान अब्बासी और मुश्ताक अहमद शामिल है। मामला राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे होने के कारण चर्चा में बना हुआ है। 31 जनवरी 2022 को मैंने लखनऊ में 1300 स्क्वायर फीट अखिलेश त्रिपाठी एवं श्रीवान श्रीवास्तव के माध्यम से हमने प्लाट खरीदा हुआ था। जिस जमीन की दाखिल खारिज भी हो चुकी है एवं खतौनी में मेरा नाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर मैं ईंट बालू गिराने में जब घर बनाना शुरू किया तो वहाँ के मूल निवासी इरफान अब्बासी एवं मुश्ताक अहमद ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैंने जिसकी सूचना वहाँ के नज़दीकी थाना गोसाईगंज में की थी, किंतु उस पर कोई शांतिपूर्ण परिणाम सुझाव नहीं निकला। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी हमने घटना का सारा वृत्तांत लिख करके सेंड करता रहा है, भेजता रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं निकली। समय के साथ हमने जन सुनवाई ऐप पर भी इस प्रक्रिया का सारा वृत्तांत डाल चुका हूँ एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर भी ट्वीट कर रखा हूँ। आगे पुलिस प्रशासन भी ढीली पड़ रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा गुजारिश है कि हमारी ज़मीन पर से पिछले 3 सालों से जो अवैध कब्जा बना हुआ है, सिनमांजू से अवैध कब्जा से मुक्त करा करके हमारी। और वहीं बदायूं पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। गोकशी की सूचना पर खंदक गांव के जंगल में पुलिस की टीम पर 2 गो तस्करों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्कर घायल हो गए हैं। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायल तस्करों और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से गोकशी के उपकरण और एक अवैध हथियार बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्कर कई मामलों में वांछित है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। तहसीलदार पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 50-50 हज़ार के 2 इनामी जो गौवसी से संबंधित अपराधी हैं, इनके द्वारा पुनः इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्तों के गोली लगी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपना नाम खुर्शीद और साजिद बताया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, कार्टेज और गौकशी से संबंधित उपकरण बरामद हुए हैं। और वहीं गाजियाबाद के हापुड़ रोड फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। और वहीं गाजियाबाद में थाना अंकुर बिहार में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी पुलिस टीम से भागने की कोशिश कर रहा था और फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी वाहन चोरी और एनडीपीएस एक्ट में जुड़े कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अंकुर बिहार पुलिस टीम द्वारा अलवी नगर स्थित कीकड़ के जंगलों में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अलवी नगर से आने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध स्कूटी सवार को देखा गया, जिसे चेकिंग करने के लिए रोका गया। स्कूटी सवार द्वारा वापस अपनी स्कूटी घुमाकर भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके पैर में लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम आमिर, जो कि
अंसार विहार थाना अंकुर विहार का रहने वाला है बताया तथा विस्तृत पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि विगत दिनों एक स्कूटी चोरी का मुकदमा थाना अंकुर विहार में पंजीकृत था और जो स्कूटी बरामद हुई मौके से ये उसी मुकदमे से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त के विरुद्ध मुजफ्फरनगर व गाजियाबाद में कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवरिया जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ युवक पीड़ित को चप्पल और बेल्ट से मारते हुए और अमानवीय हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पीड़ित की पहचान हो गई है, उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मामले की जाँच लगातार जारी है। और लखनऊ में एक बेखौफ चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है जो मास्क पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। गिरोह के कई सदस्यों का सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर अंधेरे में सावधानी से घरों की जांच कर रहे हैं और घटना बीकेटी थाना और थाना सैरपुर इलाके की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अमहराया पूर्वा में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर अलाव ताप रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। ग्रामीणों की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू ले जाया गया जहां डॉक्टर ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया और एक घायल को जिला अस्पताल रेफर किया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो बांदा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 लोगों को कुचला, 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांदा से ये खबर है। दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बांदा में ये हादसा हुआ है जिसके बाद परिवार में कोहराम है और लगातार पुलिस से जांच की मांग की जा रही है। बांदा में यह दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचल दिया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और आप देख सकते हैं पुलिस आगे की अग्रिम कार्रवाई कर रही है। यहां ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचल दिया। बांदा में यह हादसा हुआ है। ग्राम अमरैया पूर्वा मजरा बेर्राव थाना बबेरू के अंतर्गत अचानक से ट्रैक्टर चल जाने के कारण 3 व्यक्तियों को चोटें आई तो उनको त्वरित रूप से इलाज हेतु सीएससी बबेरू ले जाया गया, जहां दौरान इलाज 2 चोटिल महिलाओं की असामयिक दुखद मृत्यु हो गई जबकि एक पुरुष का इलाज चल रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर समस्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन नगर पंचायत क्षेत्र के नानक नगर वार्ड नंबर 10 में 5 दिन से लापता युवक का शव तालाब किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। बता दें कि उसी दिन मृतक के घर बारात आने वाली थी। इस घटना से पूरे इलाके में मातम फैला हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और समय रहते खोजबीन न करने की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है।
तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। लापता युवक का शव मिला है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। तालाब किनारे इस युवक का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चाचा थे और 25 तारीख से लापता थे। आज उनकी बॉडी यहाँ बरामद हुई है। जब कोई पानी पिलाने गया वहाँ भैंस को, तब देखा कि वहाँ बॉडी पड़ी है। हमने 6 दिन लगातार ढूंढे, आज 6ठा दिन था, अभी तक नहीं मिली थी। कल हमारे यहाँ तिलक था, हम लोग उसमें बिजी थे, आज यहाँ पर बॉडी मिली है। क्या पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिरोजाबाद के जैन मंदिर तिराहे पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर बिना हेलमेट दोपहिया चला रहे लोगों को रोका और उन्हें हेलमेट देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया है। सीओ ने बताया कि यातायात माह में कुल 20,653 चालान किए गए हैं और परिवहन विभाग की ओर से PWD की सहायता से जिले के ब्लैक स्पॉट तेजी से चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट चालान से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा का साधन है। स्थानीय लोगों ने अभियान को सराहनीय और आवश्यक कदम बताया है। जी देखिए, जैसा आप सब जानते हैं यातायात माह चल रहा है और आज उसका अंतिम दिन था, तो हम SSP फिरोजाबाद सर के निर्देशन में लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जैन मंदिर में हमने लोगों को हेलमेट बांटकर प्रोत्साहित किया है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और हमेशा गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहने। और रही बात कार्रवाई की, चालान की, तो हमने लगभग 20,653 कुल चालान विभिन्न मदों में कर चुके हैं अब तक। और वहीं गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर नगर निगम के पानी के टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद टैंकर चालक फरार हो गया। वहीं परिवार ने यह हादसा साजिश मानते हुए पोस्टमार्टम से इनकार किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने सड़क दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। पानी के टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।